वहीं दूसरी तरफ इयान कॉन्फिडेंटली खड़े होकर सामने नाइट्स के ग्रुप को देखता है। ये देखकर रैग्नार गुस्से में इयान की तरफ देखता है। तभी इयान धीरे धीरे स्टेयर से नीचे आता है और फिफ्थ प्रिंस रैग्नार की तरफ बढ़ता है। इयान अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और एक स्माइल के साथ उसका नाम लेते हुए उसे अपने पास बुलाता है, जिसे सुनकर रैग्नार इयान से कहता है, आखिर तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सको। इतना कहते हुए रैग्नार अपनी आंखें छोटी करता है और गुस्से से कहता है, इयान, तुम सच में एक बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्राउन प्रिंस इस पूरे एम्पायर को जोड़ सकता है? असल में इस एम्पायर को एक स्ट्रांग प्रिंस चाहिए जो कि टफ डिसीजंस ले सके, पर हेडन के पास दिमाग ही नहीं है। ये कहते हुए रैग्नार ने गुस्से में अपने दांत कस लिए और कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझते हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे पिता की तरह हो। इस बात पर इयान कहता है कि एम्पायर के भले के लिए रैग्नार को क्राउन प्रिंस की रेस से हटाना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही रैग्नार और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं कभी भी हिडन को नहीं मानूंगा। मैं ही नेक्स्ट एम्परर हूं। मैं राजगद्दी डिजर्व करता हूं। इन सभी बातों को सुनकर इयान जवाब देता है, रैग्नार पे ब्लैक मैजिक छा गया है। अब तुम बिना कुछ सोचे ही अपनी इच्छाओं यानी डिजायर्स की तरफ भाग रहे हो। इयान की इन बातों को सुनकर रैग्नार एक सार्कास्टिक स्माइल देता है और बोलता है, तुम्हें जो कहना है कह दो, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इतना कहकर वो ड्रैगोनियन की तरफ घूमता है और उसे बुलाता है, जहां हम देखते हैं कि इवेंटिस के आसपास काला जादू दिखने लगा है। इवेंटिस अपने जादू से एक बड़े डार्क एनर्जी की बीम इयान की तरफ भेजता है, लेकिन इयान ये देखकर भी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। हमें दिखाया जाता है कि इवेंटिस का मैजिक जमीन को काट रहा है, जिससे वहां की जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये देखते हुए इवेंटिस सोचता है, मैंने सुना था कि इयान स्मार्ट पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे पता होना चाहिए था कि वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता। लगता है कि वो यहां सिर्फ मरने आया था। इवेंटिस इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक से बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इयान ने सिर्फ हाथ उठाकर ही अपने आप को उस वॉर से बचा लिया था। हमें दिखाया जाता है कि इयान की आंखों में एक गोल्डन लाइट ग्लो हो रही थी। वहीं इवेंटिस ये देखकर कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इतना सोचते हुए वो दोबारा से गुस्से में आकर इयान पर अपनी फायर से अटैक करता है, लेकिन इवेंटिस की ये डरावनी फायर भी इयान का कुछ नहीं कर पाती। ये देखकर इवेंटिस फिर से अटैक करता है। इस बार वो बर्फ के बड़े बड़े स्पीयर को समन करता है। वो सोचता है कि इयान चाहे कितना भी अच्छा जादूगर क्यों ना हो, वो सिर्फ एक इंसान है, पर मैं एक ड्रैगोनियन हूं जो कि सदियों से ट्रेंड है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि इयान अभी भी शांत रहता है, और जब स्पीयर्स उसके पास आते हैं, सभी के सभी एकदम उसके सामने आकर रुक जाते हैं। ये देखकर फिर से इवेंटस शॉक्ड हो जाता है। वहीं इयान फिर से अपना हाथ उठाता है, जिससे स्पीयर्स के आसपास क्रैक पड़ने लगती है, और फिर कुछ समय में ही वो पूरी की पूरी स्पीयर्स धूल में बदल जाती है। ये देखकर इवेंटस इयान से पूछता है कि वो असल में कौन है, जिस पर इयान ने जवाब दिया, मुझे तुम पर बहुत अफसोस है। तुम ड्रैगन की शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए तुमने अपनी जाति को खत्म कर दिया, लेकिन आखिर में तुम बिना शक्ति और बिना परिवार के रह गए। यहां तक कि माइकल ग्रीन रिवर ने शायद तुम्हें सबसे दर्दनाक सजा दी थी, जो कि एक खालीपन था, कुछ भी ना कर पाने की शक्ति। इतना कहते हुए इयान आगे बोलता है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि इतना सब सहने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। इतना सब सुनकर इवेंटस ने गुस्से से चिल्लाया, चुप रहो। फिर उसने अपने चारों तरफ ब्लैक मैजिक को इकट्ठा करना शुरू किया और बोला, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इयान के अंदर से सुनहरी रोशनी निकल रही है। उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था। तभी इयान ने महसूस किया कि अब समय आ गया है अपनी असली पावर को दिखाने का, जो उसने बड़ी ही मुसीबत से हासिल की है। दूसरी तरफ इवेंटस भी इयान की इस पावर को देखकर डर चुका था। डर से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी इयान ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ उठाई, जहां उसने इवेंटस से कहा, इवेंटस, द डिसेंडेंट ऑफ द लास्ट ड्रैकोनियन, अपने आप को खत्म कर दो। ये सुनकर इवेंटस थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अगले ही पल उसने एक बड़ा और नुकीला स्पीयर अपने ही सीने में डाल दिया। रैग्नार भी ये देखकर पूरी तरह से डर चुका था। वहीं इवेंटस अपने घुटनों पर गिर गया था, लेकिन तभी उसने इयान से पूछा, तुमने ये ताकत कहां से पाई है? इस बात को सुनकर इयान बिल्कुल चुप रहा, और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे याद है जब उसकी पहली बार फिफ्थ प्रिंस रैग्नार से मुलाकात हुई थी। भले ही ये उसकी एक चालाकी थी, लेकिन उस वक्त ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां हर्बर्ट और इयान एक कॉरिडोर में चल रहे थे, जहां हर्बर्ट इयान को बता रहा था कि ये उसके लिए एक बड़ी बात है।
इस बात को सुनकर इयान थोड़ा शर्मा गया। वहीं हर्बर्ट ने बताया कि रैग्नार कभी पहले से अपॉइंटमेंट नहीं लेता, लेकिन इस लड़के में कुछ खास है, इसलिए वो उससे मिल रहा है। तभी हर्बर्ट ने ध्यान से इयान को देखा और उसे समझाया कि उसे रैग्नार के सामने तमीज और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शायद आज तुम भविष्य के सम्राट से मिल रहे हो। ये सुनकर इयान ने इस बात को सीरियसली लेना शुरू किया। तभी इयान और हर्बर्ट एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जहां अंदर रैग्नार ने अपने सर्वेंट से सुना कि टावर मास्टर हर्बर्ट उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर रैग्नार ने उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहा। रैग्नार के इतना कहते ही दरवाजा अचानक से खुल गया, जिसके बाद इयान और हर्बर्ट रैग्नार के सामने आते हैं। जहां रैग्नार ने उन दोनों का वेलकम किया, इयन ने हैरानी से अपनी नजर उठाई और थोड़ा रुक गया। तभी इयन को देखकर रैग्नार ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने इयन के बारे में पहले ही सुना है। अकेडमी में उसने सबको इम्प्रेस किया था। इस बात को सुनकर इयन झुक गया और उसने रैग्नार का शुक्रिया अदा किया। ये देखकर रैग्नार ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा कि उसे पता है कि कुछ दिन पहले ही इयन की मां गुजर गई थी, और जैसा कि रैग्नार की मां भी मर चुकी है, इसलिए वो उसका दर्द समझ सकता है। इस बात को सुनकर इयन ने उदासी से जमीन की तरफ देखा। तभी रैग्नार ने अपनी आंखें बंद की और बोला कि वो जानता है कि उसके शब्द दर्द को कम नहीं करेंगे, लेकिन वो दिल से उसके लिए दुख महसूस करता है। इतना कहते हुए रैग्नार उसके पास आया, उसके साथ खड़ा हुआ और कहा, अपने सर को उठाओ। ये सुनकर इयन थोड़ा हैरान हो गया। तभी रैग्नार ने कहा कि वो इस मुलाकात को एक राजकुमार के जैसे नहीं, बल्कि एक आम इंसान के जैसे करना चाहता है। फिर उसके बाद रैग्नार ने मुस्कुराया और उसने बोला कि वो चाहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। रैग्नार के इतना कहते ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां सब जगह बर्फ गिर रही थी और इयन उस बर्फ में चल रहा था। हम देखते हैं कि इयन रैग्नार की तरफ ही बढ़ रहा है। ये देखकर रैग्नार बहुत ज्यादा डर गया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद वो घुटनों के बल गिर गया। उसने अपना सर झुकाया और बोला कि वो अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा। अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे सबके सामने ना मारकर अभी ही यहां पर मार दो। रैग्नार की इस बात को सुनकर इयन चुपचाप खड़े होकर उसे देखता रहा। तभी रैग्नार ने इयन से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? और अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? इतना कहते हुए रैग्नार ने गुस्से में कहा, तुम मॉन्स्टर, मुझे तुम्हें शुरू से ही मार देना चाहिए था। इस बात को सुनकर इयन को उस मोमेंट ये फील होता है कि रैग्नार उसके बारे में क्या सोचता था। इयन थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से रैग्नार के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी चीज दिखाना चाहता हूँ। इतना कहते हुए इयन अपना हाथ रैग्नार के सर पर रखता है और जब इयन ने रैग्नार को छुआ तब उसकी उंगलियों से गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसका चेहरा भी उस लाइट से चमकने लगा। तभी इयन ने बताया कि वो असल में कौन है। इयन के इतना कहते ही रैग्नार के दिमाग में इयन के पास्ट की तस्वीरें दिखने लगी कि कैसे इयन रैग्नार से मिला था और उस जिंदगी में वो हमेशा रैग्नार के साथ था, जिससे प्रिंस हेडन उसका दुश्मन हो गया था। फिर इयन उसे एक बैटलफील्ड दिखाता है जहां पे लड़ाई के बाद बॉडीज पड़ी हुई थी और कौवे उड़ रहे थे। उसने दिखाया कि वो उस बैटलफील्ड के बीच में स्टाफ लेकर खड़ा हुआ है। उसने रैग्नार को उसका फ्यूचर दिखाया कि वो बैल्कनी पर क्राउन पहने हुए एक एम्परर के रूप में खड़ा था। फिर इसके बाद उसने आगे दिखाया कि कैसे फिर इयन ने इन सभी चीज़ों का पश्चाताप करने के लिए अपने मैजिक को यूज़ करना बंद कर दिया। उसने रैग्नार का साथ छोड़ दिया। वहीं इस बात को सुनकर रैग्नार बहुत गुस्से में आ गया था, इसलिए रैग्नार ने धोखे से उसे जहर देकर मार दिया और उसके पूरे घर को जला दिया। इन यादों को देखकर रैग्नार पूरी तरह से चौंक गया था। तभी इयन ने अपना हाथ उसके सर से हटा लिया। वहीं ये सब देखकर रैग्नार शॉक में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन तभी उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए इयन की तरफ देखा और उससे बात करने की कोशिश की। पर यान ने उसकी बातों को ना सुनते हुए अपने मैजिक से एक बड़े स्पीयर को समन किया, जिसके बाद हमें ठंड भरे आसमान के नीचे मर्डर की आवाज़ सुनाई दी और हमें दिखाया गया कि प्रिंस रैग्नार मारा जा चुका है। जहां इयान कुछ देर तक रैग्नार की डेड बॉडी को शांति से देखता रहा। फिर इसके कुछ समय बाद हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया गया कि ड्रैगोनियन और रैग्नार की मौत के बाद उन लोगों का सफाया कर दिया गया जो उनसे जुड़े हुए थे। सबसे पहले फांसी सर डैनफिल को दी गई, जो कि इंपीरियल नाइट के कैप्टन थे। फिर उसके बाद उन सभी नोबल्स का भी यही हश्र हुआ। इसी के साथ प्रिंसेस हिली की देखभाल के कारण एम्परर टेरी ग्रीन रिवर जल्द ही ठीक हो गए और उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पा लिया। एक पल बाद जब एम्परर को ये पता चला कि प्रिंस रैग्नार मर गया है तो वो पूरी तरह से हिल गए। वो बहुत ज्यादा रोने लगे। इस खबर को बताते हुए उनके पास खड़ी मेड और प्रिंसेस हिली भी दोनों ही बहुत रो रही थी।
तभी हमें बताया गया कि नाइट पॉल रैंस, जिसके ऊपर एम्परर की हत्या का इल्जाम था क्योंकि उसने काले जादू के अंडर आकर ऐसा करने की कोशिश की थी, इसलिए अब उसे इस इल्जाम से फ्री कर दिया गया है। पॉल रैंस की कब्र को इज्जत के साथ सजाया गया और उसे इंपीरियल नाइट के साथ ही दफन किया गया। और इसके साथ ही ब्लैक मैजिक को बढ़ावा देने की वजह से फिफ्थ प्रिंस रैग्नार को इतिहास यानी हिस्ट्री में एक सीरियस क्रिमिनल के रूप में लिखा गया। इसके साथ ही इवेंटस और ड्रैगन ऑफ ऑर्डर के एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए लोगों से छुपा दिया गया और इस तरह टाइम गुजरता गया जहां लोग फिफ्थ प्रिंस रैग्नार की मौत को भूल गए और इस तरह इयान का रिवेंज कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां प्रिंसेस हिली पैलेस के अंदर अकेले बैठी हुई थी। तभी इयान ने वहां उनसे पूछा, क्या आप नर्वस हो? जिस पर प्रिंसेस हिली ने कहा, हाँ सच में मैं बहुत नर्वस हूं। तभी इस बात को सुनकर इयान ने पूछा, क्या आपको अपने डिसीजन पर पछतावा है? जिस पर प्रिंसेस ने बोला, नहीं मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर उसने कहा, मैं अब अपनी पावर को छुपाना नहीं चाहती बल्कि मैं अपनी पावर से लोगों की मदद करना चाहती हूं। इयान ने हिली की इस बात को सुनकर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां अचानक से दरवाजा खुला और एक सर्वेंट ने कहा कि आइवरी टावर के मास्टर और प्रिंसेस हिली प्लीज अंदर आइए। फिर दोनों एक बड़े कोर्टरूम में पहुंच गए। वहां 3 जजेस बैठे हुए थे जहां प्रिंसेस हिली धीरे धीरे चलते हुए एक काउंटर के पास आकर खड़ी हो गई। तभी वहां किसी ने ये अनाउंस किया कि प्रिंसेस हिली ग्रीन रिवर का ट्रायल अब शुरू होता है क्योंकि उन्होंने चुपके से मैजिक सीखा और उसे यूज किया है। हमें दिखाया जाता है कि इयान जज की सीट पर बैठा हुआ था और ध्यान से प्रिंसेस हिली को देख रहा था। तभी इयान खड़ा हुआ और उसने बोला कि ट्रायल शुरू होने से पहले मुझे कुछ कहना है। इतना कहकर इयान आगे आया और वो भी प्रिंसेस हिली के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मैं इस ट्रायल से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं इस केस का हिस्सा नहीं बन सकता। इयान ने कहा कि वो सर रॉनन और सर डेकर को अपनी जगह सुनवाई करने के लिए कह रहा है। ये सुनकर कोर्ट में सब लोग एक दूसरे से हल्की सी चर्चा करने लगे। तभी सर डेकर ने बोला, तुम क्या कह रहे हो? जिस पर यान ने कामली जवाब दिया, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने प्रिंसेस हाइली को मैजिक सिखाया, मैं उनका टीचर था। इस बात को सुनकर सर रोनोन ने कहा, क्या आप इस पर थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? जिसे सुनकर यान ने बताया, मुझे 6 साल पहले ही पता चल गया था कि प्रिंसेस हाइली एक मैजिशियन है क्योंकि मैंने उन्हें खुद जादू करते हुए देखा था। लेकिन मैंने इस राज को छुपाने का डिसीजन लिया क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि मुझे ड्रैगन कल्ट की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि ब्लैक मैजिक का यूज करता था और वो इंपीरियल पैलेस में घुसपैठ करने में सक्षम था क्योंकि कैपिटल के बहुत सारे नोबल्स उनके साथ मिले हुए थे। इसलिए ड्रिगोनियन नाम के ग्रुप का एग्जिस्टेंस ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। इवेंटस एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन था जो कि अगर वो चाहता तो वो पूरे साम्राज्य को खून से भर देता। इसलिए मुझे बहुत केयरफुली काम करना पड़ रहा था। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे एक ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जिसके पास पावर हो और जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं। इसलिए मैंने प्रिंसेस हाइली के साथ एक समझौता किया। मैंने प्रिंसेस के लिए उसकी ट्रेनिंग में मदद की और उसके राज को भी छुपाया। इसलिए इसके बदले में उसने ड्रैगन कल्ट से लड़ने में मेरी मदद की। जजेस ने आगे सुना कि प्रिंसेस हाइली की वजह से इयान ने न सिर्फ काले जादू को रोका बल्कि ड्रिगोनियन ग्रुप को भी खत्म कर दिया। इतना सब बताने के बाद यान ने आगे कहा कि बाकी सब डिटेल्स मेरी रिपोर्ट में हैं जो मैंने फिफ्थ प्रिंस के ऊपर बनाई है, इसलिए मैं अब सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। यान की बातें सुनने के बाद जजेस ने प्रिंसेस हाइली की तरफ देखा और उनसे पूछा कि जो यान ने कहा है क्या वो सच है? जिस पर प्रिंसेस हाइली ने कहा कि हाँ, सब कुछ बिल्कुल सच है। इस बात को सुनकर जजेस ने कहा कि अब आप अपना साइड फ्रीली बता सकती हैं। इतना सुनते ही प्रिंसेस हाइली ने अपने टीचर, मेड और 2 लड़कियों को देखा जो कि डर रही थी। फिर उसके बाद उसने यान की तरफ देखा। यान मुस्कुरा रहा था। ये देखकर प्रिंसेस हाइली ने जजेस की तरफ देखा और बोला, मैं एक अपराधी हूं, मैंने एम्पायर के कानून तोड़े हैं, इसलिए मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। भले ही मैं रॉयल फैमिली से हूं, लेकिन मैं किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं करती। मैं आइवरी टावर के रूल्स के मुताबिक जो भी डिसाइड होगा उसे मानूंगी। इतना कहते हुए उसने आगे बताया कि सर केविन और मेरी मेड्स बिल्कुल निर्दोष हैं क्योंकि वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स का पालन कर रहे थे, इसलिए कृपया करके सभी दोष मुझ पर ही डाला जाए। प्रिंसेस हाइली इतना कह ही रही होती हैं, तभी किसी ने पीछे से चिल्लाया, प्रिंसेस हाइली बिल्कुल निर्दोष हैं। ये सुनकर यान और प्रिंसेस हाइली दोनों ने ही पीछे मुड़कर देखा। इसके साथ ही जजेस भी शॉक में आ गए थे। सब लोग ये देख रहे थे कि आखिर ये किसने कहा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एम्परर टेरी ग्रीन रिवर हैं। वहीं एम्परर को देखकर इयान तुरंत पूछता है कि आप कैसे हैं? जिस पर एम्परर मुस्कुराकर कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभी मेरा मरने का टाइम नहीं आया।
इतना कहकर एम्परर जजेस के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आइवरी टावर के मजिशियंस को ये बताना चाहता हूं कि प्रिंसेस हेली दोषी नहीं है, उसने सिर्फ मेरे ऑर्डर्स का पालन किया है। एम्परर बताते हैं कि जब उन्हें पता चला कि प्रिंसेस हेली एक मजिशियन बन सकती हैं, तो उन्होंने सर केविन को कहा कि इस बात को सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी एक मजिशियन की टफ लाइफ जिए, बल्कि मैं चाहता था कि वो सिर्फ एक प्रिंसेस ही रहे। इसीलिए शायद उस डिसीजन ने उसके एक्शंस को अफेक्ट किया। एम्परर जजेस से कहते हैं कि ये सब मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से हुआ है, जो मैंने अपनी बेटी से प्यार करने की वजह से लिया था। एम्परर अपनी पूरी बात बताकर जजेस से कहते हैं कि मैं चाहता हूं सारा दोष मुझ पर ही डाला जाए और प्रिंसेस हेली को एक अच्छी मजिशियन बनने का मौका दिया जाए। इस बात को सुनकर जजेस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों ही कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर सर रोनन बोलते हैं कि नॉर्मली हम आइवरी टावर के मालिक के साथ डिस्कस करके फैसला सुनाते हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर इयान पेज खुद ही इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैं आप लोगों को अपना फैसला सुनाता हूं। ये बताते हुए सर रोनन आगे कहते हैं कि प्रिंसेस हेली ने चुपके से मैजिक इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका ऐसा करना एक कॉशियसनेस था, क्योंकि उस वक्त टावर मास्टर, जो कि फिफ्थ प्रिंस रैग्नर का साथी था, ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उनके सतर्क अलर्ट होने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। इतना बताते हुए जजेस आगे कहते हैं कि हमें लगता है तुमने जादू अपने फायदे के लिए यूज नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते। फिर जजेस खिड़की की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इसके साथ ही तुम एक फोर्थ क्लास मजिशियन हो, और फोर्थ क्लास मजिशियन पूरे कॉन्टिनेंट में बिल्कुल गिने चुने हैं, इसीलिए हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। जजेस ने बोला कि तुम्हें 5 साल तक कोई सजा नहीं मिलेगी, इसकी बजाय तुम आइवरी टावर की मजिशियन के रूप में काम करोगी। तुम मिशंस को कंप्लीट करोगी और वो सब कुछ सीखोगी जो तुम एकेडमी में नहीं सीख पाई, और यही 5 साल तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये सब सुनकर इयान प्रिंसेस हेली की तरफ मुस्कुराकर देखता है, जिससे प्रिंसेस हेली के चेहरे पर खुशी चमक जाती है, क्योंकि जजेस अनाउंस करते हैं कि हेली ग्रीन रिवर अब प्रिंसेस हेली नहीं, बल्कि आइवरी टावर की एक पावरफुल मजिशियन है। इतना सब सुनने के बाद सीन चेंज होता है और हमें इयान को दिखाया जाता है, जो कॉरिडोर में खड़ा है। तभी पीछे से प्रिंसेस हेली उसे बुलाती है। जब इयान मुड़कर देखता है तो हेली एक प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ी थी। प्रिंसेस हेली उसके पास आती है और कहती है कि मैं अब प्रिंसेस हेली नहीं हूं, अब तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। ये सुनकर इयान हंसते हुए पूछता है, क्या तुम अब आइवरी टावर में खुश हो? जिस पर हेली थोड़ा उदास होकर कहती है कि शुरुआत में सब मुझसे दूर थे, लेकिन अब सब मुझसे प्यार करते हैं। फिर इसके बाद हेली इयान को थैंक यू कहती है, क्योंकि इयान की हेल्प की वजह से ही वो बिना किसी दिक्कत की आइवरी टावर में आ गई। इस बात पर इयान कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे खुशी है कि तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर हेली पूछती है, मैंने सुना है कि आप अपना पद पोस्ट छोड़ रहे हो, क्या ये मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने ही आपसे मैजिक सीखने को कहा था? जिस पर इयान कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। उसने बताया कि उसके पास कुछ काम है जो वो तब तक नहीं कर सकता जब तक वो आइवरी टावर में है। ये कहकर इयान एक बॉक्स को खोलता है और कहता है कि मैं आज तुमसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मुझे ये चीज तुम्हें वापस देनी थी। इयन के इतना कहते ही हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है। उस बॉक्स में एक रॉयल ब्लू कलर का क्लोक होता है। इयन बताता है कि ये माइकल ग्रीन रिवर का क्लोक है जो मुझे एम्परर ने दिया था, लेकिन ये असली में किसी इंपीरियल फैमिली के मेंबर का होना चाहिए। मैंने तो इसे बस एक समय के लिए उधार बोरो रखा हुआ था, इसलिए अब मुझे लगता है कि इसे इसके असली मालिक को वापस दे देना चाहिए। फिर इसके बाद इयन एक स्टाफ निकालता है और कहता है कि ये भी तुम्हारे लिए है। ये ग्रैंड मेस का स्टाफ है। उसने बताया कि ये एक रेयर मटेरियल से बना हुआ है जो एम्पायर में नहीं मिलता और इससे मैजिक स्पेल्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हेली उस स्टाफ को हाथ में उठाती है और उसे देखती है। तभी इयन बोलता है कि ये बहुत हल्का है, इसलिए तुम्हारे लिए इसे हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हेली खुशी से अपना सर उठाती है और इयन की तरफ देखती है। इयन मुस्कुराकर पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया? जिस पर हेली बोली कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये बहुत पसंद आया है। ये सुनकर इयन एक रिलैक्स्ड स्माइल देता है। फिर इयन ने प्रिंसेस हेली से कहा कि अंत में मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर हेली ने पूछा कैसा फेवर? जिस पर इयन ने बोला कि मैं कैपिटल को छोड़ना चाहता हूँ, शायद कुछ टाइम के लिए या फिर हो सकता है कुछ सालों के लिए भी। जब मैं यहाँ ना रहूं तब प्लीज मेरे परिवार का ख्याल रखना। ये सुनकर हेली उदासी से इयन की तरफ देखती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? इयन ने बताया कि अभी मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे जाना है। इतना कहते हुए उसके दिमाग में एक याद आई जब उसके पिता उसके बालों तो ठीक कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से खतरे हैं, इसलिए मैं उन्हीं खतरों को ढूंढने जा रहा हूँ जो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ और जिन्हें मैं ही रोक सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस हेली चुप रही।
उसने स्टाफ को जोर से पकड़ा और बोली, सर इयन, मुझे वो जिंदगी मिल गई है जो मैंने चाही थी। फिर उसने ऊपर शैंडलियर की तरफ देखते हुए कहा, मैं एम्पायर के लोगों की मदद करूंगी जो मुश्किल में हैं। इसलिए मैं अपने भाई के साथ मिलकर एक फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रही हूं। जब मेरे पिता को मेरे प्लान के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो भी मेरी हेल्प करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ यहां रहेंगे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस बात को सुनकर इयन भी थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने शॉर्टली बोला, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां क्राउन प्रिंस डर के मारे चिल्लाता है, क्या आप सच में कैपिटल को छोड़ रहे हैं? हाइडन भागते हुए इयन के पास आता है और कहता है कि क्या आपको पता है मैंने कितना शॉक्ड फील किया जब मैंने वो लेटर पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आप आइवरी टावर के पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं और राजधानी छोड़ रहे हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ था सब थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू ही हुआ था और तुम सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें पता है इस वजह से प्रिंसेस हेली पूरे वक्त रोती रही। क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? इस बात को सुनते ही इयन थोड़ा टेंशन में आ गया। तभी क्राउन प्रिंस ने बोला कि ये बोलना थोड़ा ऑकवर्ड है, पर हेली सच में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत कूल है। हेली की पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, सिंपल, स्ट्रॉन्ग और काइंड। और अभी अभी मुझे पता चला है कि वो एक टॉप लेवल मैजिशियन भी है। वो हर तरह से केपेबल है मिस्टर इयन। तुम्हें ऐसे लोग बार बार नहीं मिलेंगे। ये सब सुनकर इयन ने बोला कि हाँ, प्रिंसेस हेली सच में बहुत खूबसूरत हैं। मुझे पूरा यकीन है उन्हें मुझसे भी बेहतर कोई मिलेगा जिसके साथ वो खुश रहेंगी। तभी क्राउन प्रिंस ने इयन से पूछा, अच्छा आप ये सब छोड़ो और बताओ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते थे? तभी इयन ने शांति से जवाब दिया कि पॉल रांस ने अपनी मौत से पहले मुझे एक काम कहा था। उसने बताया कि पॉल ने कहा था कि उसकी तरफ से मैं उसका सॉरी और थैंक यू आप तक और कैप्टन ओलिवर तक पहुंचा दूं। इतना कहते हुए इयन ने क्राउन प्रिंस से माफी मांगी उन्हें ऐसे वक्त पर छोड़कर जाने के लिए, जिस पर क्राउन प्रिंस ने बोला कि ऐसा मत कहो, अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद अब भी मैं एक कमजोर और फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता। इसलिए अब मैं और मेहनत करूंगा और एक ऐसा इंसान बनूंगा जिससे कोई भी डिसअपॉइंट ना हो। इसलिए जब तुम अपने सपने पूरे कर लो तब वापस आना मेरी दोबारा मदद करने के लिए। इस बात को सुनकर इयन ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है। पर तभी अचानक से प्रिंस हाइडन ने कैप्टन ओलिवर से तलवार मांगी और तुरंत ही उसने उस तलवार को मियान से निकाल दिया। फिर उसने बोला, तुमने देखा, मैं तलवार निकालने में एक्सपर्ट हो गया हूं। इस दिन के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। जिसे सुनकर इयन ने पूछा कि आप क्या करने वाले हो? तभी क्राउन प्रिंस ने बताया कि ये तलवार एक गिफ्ट है मेरे दोस्त और मेरे गुरु के लिए। इतना कहते हुए उसने तलवार नीचे जमीन पर रख दी और सीधे खड़े होकर कहा, एम्पायर हमेशा आर्चमेज इयन पीच का स्वागत करेगा। अगर कभी भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को मदद चाहिए हो तो वो मदद आपको हमेशा दी जाएगी और ये वादा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। हम इस वादे को पूरा करने के लिए एमरल्ड रिवर की कसम खाते हैं। इतना सब कहने के बाद हाइडन ने बताया कि जब मैं छोटा था मैंने देखा था कि रूलर्स ऐसा ही कुछ करते थे जो मुझे बहुत कूल लगता था। इसलिए मैं इसे कम से कम एक बार आजमाना चाहता था। इसलिए तुम अब अपना काम करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर इसके बाद प्रिंस हाइडन ने इयन को गले लगाया। इयन की आंखों में आंसू थे। उसने उनका शुक्रिया किया। तभी सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें इयान के मैंशन को दिखाया जाता है, जहां इयान अपने रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स को शिफ्ट कर रहा था। तभी उसे नॉक की आवाज सुनाई दी। इयान ने सुना कि उसकी माँ मिसेस पीच दरवाजे के पास थीं। उन्होंने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इयान ने हैरानी से कहा, हाँ माँ, आइए। इतना कहकर इयान तुरंत उनके पास गया और बोला कि आप यहाँ? आप तो अभी ट्रेवर से आई हैं ना? आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी, इसलिए प्लीज आराम कीजिए। तभी उसने देखा कि माँ ठीक नहीं लग रही हैं, इसलिए उसने पूछा कि माँ, क्या आप ठीक हो? आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। लेकिन मिसेस पीज अभी भी बिल्कुल चुप थीं। पर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, और इतना कहकर उन्होंने इयान को गले लगा लिया। वो कांप रही थीं। ये देखकर इयान ने घबराकर कहा कि माँ रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इस बात को सुनकर इयान की माँ ने उसका हाथ कांपते हुए पकड़ा और बोला कि सब ठीक है। फिर थोड़ा दूर होते हुए मिसेस पीच ने कहा कि मैं बस तुम्हें सफर के लिए गुड लक कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे ये समझ आ गया है कि मैं ये नहीं कह पाऊंगी।
इस बात को सुनते ही इयान ने उदासी से माँ की तरफ देखा। इसकी वजह से इयान भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी मिसेस पेज ने कहा कि मुझे याद है जब मैं वापस कैपिटल आई थी तब मुझे बताया गया कि तुमने यहाँ क्या क्या झेला है, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी। उस वक्त मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसे ये सब अकेले झेलना पड़ा। लगता है जैसे ये मेरी ही गलती थी। ये सब सोचकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। इयन ने उदासी से अपनी माँ को देखा और उसने आगे सुना कि मोग्रियन प्रदेश में मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि हम कभी एक दूसरे को वापस नहीं देख पाएंगे। इतना कहते हुए मिसेस पेज ने डर से बोला, इयन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। उन्होंने फारन को याद करते हुए बोला कि मैं अब अपने परिवार में किसी और को नहीं खोना चाहती। तभी इयन ने प्यार से कहा, माँ, शायद आपको यकीन न हो पर मुझे पिताजी से मिलने का मौका मिला था। इस बात को सुनते ही मिसेस पीज हैरान हो गईं। तभी इयन ने याद किया कि वो एक हरी भरी मैदान में अपने पिताजी से मिला था। उसके पिताजी ने कहा था कि चाहे तुम मुझे ना देख सको पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये सोचते हुए इयन ने बोला कि मैं उनसे पहले नफरत करता था पर अब मुझे समझ आ गया है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो उन्हीं की प्यार की वजह से है। इसलिए मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूं और दूसरों की मदद करना चाहता हूं। इस बात को सुनते ही मिसेस पेज को इयन के ऊपर उसके पिता की झलक नजर आती है। तभी उसने माँ की तरफ देखा और बोला कि मैं उनका आखिरी अनुरोध या रिक्वेस्ट पूरा करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगी? ये सुनकर मिसेस पेज ने आंसुओं के साथ उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने देखा कि इयन अब कितना बड़ा हो गया है पर वो अपनी माँ के लिए तो हमेशा एक छोटा सा बच्चा ही रहेगा। इयन ने माँ को जोर से पकड़ा और कहा कि माँ, चिंता मत करो, आप अकेली नहीं हो। अब आपके पास एक बड़ा सा परिवार है जिसके साथ आप रह सकती हैं। आप उन पर भरोसा कर सकती हैं। इतना कहते हुए इयन को एल्केमिस्ट राथियो की याद आई। उसने कहा कि राथियो एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे समझाया कि एक पिता होना क्या होता है। इयन ने डगलस का भी जिक्र किया, एक हमेशा खुश रहने वाला स्मार्ट लड़का। इसलिए वो चाहता है कि उसकी माँ हमेशा खुश रहे। ये सोचते हुए इयन ने अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया और वादा किया कि मैं जरूर वापस आऊंगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि राथियो और डगलस भी एक दरवाजे के पीछे खड़े हुए थे और वो दोनों ही इयन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तभी सीन फिर से कट होता है और हमें इयन को एक घोड़े के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है। तब वहां राथियो ने पीछे से आकर बोला कि तो अब तुम निकल रहे हो? जिस पर इयन ने बोला कि हाँ, अब समय आ गया है। ये सुनकर राथियो बोली कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ एक घोड़ा ही ले जा रहे हो? मुझे याद है जब हम लॉयार्ड विलेज के लिए निकले थे तब तुम हॉर्स राइडिंग में काफी बुरे थे। जिस पर इयन ने भी हंसकर बोला, पर अब मैंने हॉर्स राइडिंग सीख ली है। इतना कहते हुए उसने राथियो की तरफ प्यार से देखा और बोला कि सर राथियो, मेरी माँ का ध्यान रखना। इस बात को सुनते ही राथियो ने पूरे भरोसे के साथ इयन से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर मिसेस पीच की रक्षा करूंगा। तभी किसी ने प्यार से इयन को बड़े भाई कहकर बुलाया। जब इयन ने मुड़कर देखता तो ये डगलस था। डगलस ने इयन को एक बैग दिया जिसमें उसकी खुद की बनाई हुई स्पेशल पोशंस थे। उसने कहा कि ये मार्केट में आने वाली दवाइयों से काफी अच्छे हैं, शायद आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन सेफ्टी के लिए इसी भी अपने साथ रख लेना, और अगर और चाहिए हो तो मुझे लेटर भेज देना, मैं और बना दूंगा। इन पोशंस के लिए इयन ने डगलस का शुक्रिया अदा किया। और तभी मिसेस पेज एकदम से इयान के पास आई। उन्होंने उसे एक पैकेज दिया जिसमें स्नैक्स थे। उन्होंने इयान से कहा, बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखना और मुझे लेटर लिखना मत भूलना। इयान ने माँ की तरह मुस्कुरा कर देखा और बोला कि मैं तो अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल जरूर रखना। इतना कहने के बाद इयान घोड़े के पास गया, उसकी रस्सी पकड़ी और माँ की तरफ देखते हुए बोला कि अब मुझे जाना होगा। तभी घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा और इयान ने भी अपना सफर शुरू किया। पर थोड़ा आगे जाकर इयान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अपने मैंशन को देखा और बोला कि ये मेरा घर है जहां मैं जब चाहूं वापस आ सकता हूं। फिर उसने माँ, राथियो, डगलस और सभी सेवकों को देखा और दिल से बोला कि ये मेरा परिवार है जो हमेशा मेरा इंतजार करेगा। इतना सोचते हुए इयान ने चलना जारी रखा। फिर इसके बाद हमें सीधा 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। डगलस एक टेबल पर बैठकर लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है कि इयान को गए हुए आज पूरे 8 साल हो गए हैं और इस बीच यहाँ सब कुछ बदल गया है।
डगलस ने इंपीरियल एकेडमी ऑफ एल्केमी से ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और उसने वो स्पेशल दवाई भी बना ली है जिसे वो बचपन से बनाने की कोशिश कर रहा था। डगलस अब एक ऑफिशियल इंपीरियल एल्केमिस्ट बन चुका है और कोर्ट में काम करता है। उसके पिता राथियो को भी ये ऑफर मिला था, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो इयान की मां को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। डगलस बताता है कि मिसेस पेज और उसके फादर राथियो अब एक साथ बहुत खुश हैं। दोनों ने शादी कर ली है और एक नई लाइफ की शुरुआत की है। वहीं प्रिंस हाइडन अब बड़े हो गए हैं और अपने पिता एम्परर टेरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। एम्परर टेरी अभी भी थ्रोन पर हैं, पर 8 साल पहले वाली जहर वाली घटना, पॉइजन इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। डगलस लिखता है कि प्रिंस हाइडन अब एम्पायर संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनकी आंखों में एक सच्चे एम्परर वाली चमक है। उनके सक्सेसफुल पीस अग्रीमेंट्स की वजह से कोल्डवुड एम्पायर और किंगडम ऑफ रॉ के साथ अब ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तभी डगलस लेडी हेली के बारे में बताता है। हेली ने अपनी 5 साल की पनिशमेंट पीरियड सक्सेसफुली पूरी कर ली है और अब वो आइवरी टावर में एक आर्चमेज के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने गरीबों के लिए एक स्पेशल फंड भी स्टार्ट किया है जो लोगों में काफी पॉपुलर है। लगता है वो जल्द ही टावर की मिस्ट्रेस बन जाएंगी। डगलस खिड़की के बाहर देखते हुए लिखता है कि सब लोग मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, पर उसे आज भी इयान की बहुत याद आती है। लेटर के एंड में वो लिखता है, कैप्टन प्लीज जल्दी वापस आइएगा, और क्या मैं आपको भाई कहकर बुला सकता हूं? तभी नीचे से राथियो की आवाज आती है, डगलस सब कुछ रेडी है, नीचे आ जाओ। डगलस जल्दी से नीचे आता है और देखता है कि मिसेस पेज बहुत सुंदर लग रही हैं। डगलस थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, माँ आप आज बहुत अच्छी लग रही हो। मिसेस पेज स्माइल करती हैं और पूछती हैं, क्या मैं वाकई में जा सकती हूं? राथियो हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल, नए एम्परर ने खुद आपको बुलाया है। बाहर एक शानदार रॉयल कैरिज खड़ा होता है और सब लोग परफेक्ट लग रहे होते हैं। सीन कट होता है और हम कैप्टन ओलिवर को पॉल रांस की कब्र यानी ग्रेव के पास देखते हैं। वो वहां फूल रखते हैं और कहते हैं, काश तुम भी आज यहां होते, हमने साथ में बहुत अच्छे दिन बिताए हैं। तुम आराम करो पॉल, मैं वापस आऊंगा। आइवरी टावर में एक चश्मे वाली लड़की पूछती है, क्या लेडी हेली तैयार हैं? हेली कहती है, हाँ मैं आ रही हूं। वो दीवार पर लटके उस स्टाफ की तरफ देखती है जो इयन ने उसे दिया था, उसे उठाती है और कहती है, चलिए शुरू करते हैं, मैं अपने भाई के कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक में जा रही हूं। अब कोरोनेशन सेरेमनी का सीन आता है। पैलेस का पार्क बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। एम्परर टेरी स्टेज पर आते हैं और अनाउंस करते हैं, आज मैं आप सबको एक नया एम्परर देने जा रहा हूं। मेरा बेटा क्राउन प्रिंस हाइडन ग्रीन रिवर अब नया एम्परर बनेगा। नए युग के लिए नई लीडरशिप की जरूरत है। बड़े दरवाजे खुलते हैं और प्रिंस हाइडन रॉयल कपड़ों में बाहर आते हैं। वो अब पूरी तरह मैच्योर और एक रियल एम्परर लग रहे हैं। हाइडन अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। एम्परर टेरी उनके सर पर क्राउन रख देते हैं और पूरी भीड़ तालियां बजाने लगती है। सब लोग नए एम्परर का स्वागत करते हैं। तभी हम देखते हैं कि इयॉन एक लंबे केप में भीड़ के कोने में खड़ा है। वो बैल्कनी के सामने आता है और अपनी मैजिक से हवा में फूलों की पंखुड़ियां, पेटल्स उड़ा देता है। हाइडन और हीली दोनों शॉक्ड होकर ऊपर देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये मैजिक किसका है। इयॉन हल्का सा मुस्कुराता है और जोर से चिल्लाता है, बधाई हो नए एम्परर। हाइडन थोड़ा हैरान और इमोशनल हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हवा में हाथ उठाकर चीखता है, आप यहां हो? क्या सच में आप यहीं हो? वो इतना इमोशनल हो जाता है कि उसकी आवाज भारी हो जाती है। इयॉन पुरानी दोस्ती वाले भरोसे के साथ अपना हाथ सीने पर रखता है और झुककर कहता है, बधाई हो मेरी एम्परर। तभी इयॉन की माँ राथियो और डगलस भी उसे देख लेते हैं। माँ रोती हुई भागती हैं और कहती हैं, तुमने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सब ठीक है ना? तूने कुछ खाया? मुझे तेरी बहुत याद आई इयन। वो सब इयन को गले लगा लेते हैं। इयन की माँ बताती हैं कि डगलस उसका भाई है और राथियो उसके नए फादर। इयन कहता है कि वो जिस काम के लिए गया था अब सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है। नए एम्परर हाइडन हल्का सा खांसते हैं और इयन को पीछे मुड़ने को कहते हैं। वहां प्रिंसेस हेली खड़ी होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। हेली पूछती है, इतने टाइम से मिले नहीं, क्या तुम ठीक हो?
ईएन कहता है, मैं बस यहाँ वहां भटक रहा था, पर हर जगह मैंने आपका ही नाम सुना कि एक दयालु प्रिंसेस आइवरी टावर में लोगों की मदद कर रही है। आपने बहुत अच्छा काम किया। हेली शर्मा जाती है और कहती है, इतना भी महान काम नहीं था। फिर दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है और हेली वहां से चली जाती है। तभी हाइडन पीछे से कहता है, आप निराश, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। ईएन पूछता है, क्या हेली की अभी तक शादी नहीं हुई? हाइडन जवाब देता है, बहुत रिश्ते आए थे पर उसने सब रिजेक्ट कर दिए, ये कहकर कि वो किसी का इंतजार कर रही है। और मुझे पता है वो 8 साल से किसका इंतजार कर रही थी। अब वक्त आ गया है, एक नई शुरुआत की जाए। सीन आइवरी टावर में शिफ्ट होता है, जहां हेली अकेले बैठी सोच रही होती है। मुझे ईयन से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, शायद वो पुरानी बातें भूल गया हो। तभी पीछे से आवाज आती है, आप यहाँ हैं प्रिंसेस हेली। ईयन को देखकर हेली डर जाती है। ईयन कहता है, मैं आइवरी टावर के मैजिशियंस को नमस्ते कहने आया था, उन्होंने बताया आप यहाँ मिलेंगी। ईयन गार्डन को देखते हुए कहता है, ये गार्डन अब बहुत सुंदर हो गया है, पहले यहाँ सिर्फ झाड़ियां थीं। हेली कहती है कि उसने ही ये सब लगाए हैं ताकि मैजिशियंस को सुकून मिले। ईयन कहता है, ये बहुत प्यारा आइडिया है, क्या आप मुझे ये गार्डन दिखाएंगी? दोनों गार्डन में चलने लगते हैं। ईयन अपने सफर की बातें बताता है कि कैसे उसने चमकती हुई झील देखी और खूबसूरत नजारे देखे। फिर वो हेली की आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहती हो। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो चाहे गर्म रेगिस्तान हो या घना जंगल, मैं हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा। ईयन थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, मैं दुनिया भर घूमा हूं, पर हर मोड़ पर मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। जब मैंने अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लिए तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल तुम्हारा ही आया। फिर अचानक ईयन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी, लाइफ पार्टनर बनने दोगी? क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास रह सकता हूं? हेली की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो पूछती है, क्या अब तुम कहीं नहीं जाओगे? ईयन स्माइल करके कहता है, नहीं, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हेली रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ईयन, और मेरा जवाब है हाँ, मैं खुशी से आपको ये इजाजत देती हूं। और प्रिंसेस हेली के हाँ कहते ही हमारी ये एपिक सीरीज यहां कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताओ।